साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जिसमें कई सारे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल डिस्कशन को भी शामिल किया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम फेज 1 या चरण 1 के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो देखिए, ये जो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम चरण 1 है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है या किसने दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किए हैं। और इन दिशा निर्देशों को राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत उप योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया। मतलब एक तरीके से राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है, जिसमें कई सारे जो है सब प्लान्स हैं या उप योजनाएं हैं। जैसे जो इनमें 3 महत्वपूर्ण उपयोजना है उनको हम यहाँ पर देखेंगे और उनके उद्देश्य, विस्तार और लाभ क्या हैं उनको भी समझेंगे। तो देखिए, इस योजना का जो चरण 1 चालू किया गया है, इसका जो बजट है वो कितना है? 858 करोड़ रुपए है। इसमें पहला आता है अवशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम। तीनों एक बार नाम देख लीजिए। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम है, बायोमास कार्यक्रम है और बायोगैस कार्यक्रम है। अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य शहरी, औद्योगिक और कृषि अवशेषों से बायोगैस या बायो सीएनजी, विद्युत या प्रोड्यूसर गैस या सिन गैस के उत्पादन के लिए अवशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की स्थापना का समर्थन करना है। और इसका विस्तार कैसे होना है? परियोजना के विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान की जाती है। साथ ही संयंत्रों की सफल शुरुआत के संबंध में कार्यान्वयन या निरीक्षण एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। इसका लाभ यदि देखें तो अपशिष्ट से निपटान के सुरक्षित और आधुनिक तकनीक आधारित साधनों को बढ़ावा मिलता है। इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम होता है। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और धातु का पुनर्चक्रण भी होता है। दूसरा है बायोमास कार्यक्रम। ये देखिए क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है? बायोमास ब्रिकेट या पेलेट निर्माण संयंत्रों की स्थापना में सहायता करना। साथ ही उद्योगों में बायोमास गैर खोई आधारित, खोई जो होता है गन्ने से निकलता है, गैर खोई, तो बायोमास आधारित सह उत्पादन परियोजनाओं को समर्थन देना। इसका विस्तार कैसे होना? तो परियोजना के विकासकर्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान की जाती है। साथ ही संयंत्रों की सफल शुरुआत के संबंध में कार्यान्वयन या निरीक्षण एजेंसियों को सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। लाभ क्या है? पराली जलाने की जो घटना है उनमें कमी आती है। किसानों को आय का अतिरिक्त सोर्स प्राप्त होता है। इससे बेहतर पर्यावरण प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है और प्रदूषण कम होता है। तीसरा है बायोगैस कार्यक्रम। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की कम विद्युत जरूरतों के लिए बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करना है, जहां पे जो ऐसे कंज्यूमर है जिनको विद्युत जरूरतों की कम कंजम्पशन करते हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है। इसका विस्तार कहाँ? इसके तहत व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, किसानों, कुक्कुट पालन आदि के लिए दैनिक 1 M3 घन या 1 घन मीटर से लेकर के 2500 M3 या घन मीटर बायोगैस उत्पादन वाले लघु और मध्यम बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को शामिल किया गया है। इसका लाभ क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। साथ ही बायो गैस संयंत्रों का जो अपशिष्ट घोल होता है वो रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि योजना IIPDF स्कीम को अधिसूचित किया गया है। देखिए, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने किस मंत्रालय से आता है? तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस IIPDF योजना या सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना को अधिसूचित किया है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर परियोजना प्रयोजक जो स्पॉन्सर प्राधिकरण है को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे गुणवत्तापूर्ण PPP परियोजनाओं में विकास में मदद मिलेगी। यह देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विजन को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सुविधाएं हासिल करने योग्य व्यवहार जो है PPP परियोजनाओं का एक सेल्फ तैयार करेगी। IIPDF योजना के तहत वित्त पोषण बुनियादी ढांचे BGF योजना, BGF का फुल फॉर्म होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, या हिंदी में कहते हैं व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण। तो बुनियादी ढांचे में PPP को वित्तीय सहायता के लिए पहले से संचालित योजना के अतिरिक्त है ये। यहाँ पे यदि हम BGF की बात करें, ये है क्या? व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण, इंग्लिश में कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ऐसी PPP
परियोजना का समर्थन करता है जो आर्थिक रूप से उचित है परंतु व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक कैसे नहीं है? तो देखिए, यह अव्यवहार्यता विशाल पूंजी आवश्यकताओं, लंबी योजना अवधि और उपयोग शुल्क को वाणिज्यिक स्तरों तक बढ़ाने में असमर्थता के कारण ये जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता वो इसी वजह से नहीं होता है। देखिए, बुनियादी ढांचे में निजी भागीदारी पर विश्व बैंक ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारत पीपीपी परियोजनाओं की संख्या के साथ साथ संबद्ध निवेशों के मामलों में विकासशील देशों में डेवलपिंग कंट्री में दूसरे स्थान पर है। इसके लाभ क्या हैं? तो देखिए, इससे निजी क्षेत्र के लिए या निजी क्षेत्र के वित्त तक पहुंच प्राप्त होगी। दूसरा, निजी क्षेत्र के कौशल का उपयोग करने और जोखिम को निजी क्षेत्र में स्थानित करने से जो है दक्षता लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना ईपीएस की वैधता को बरकरार रखा है। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया जिसमें योजना को रद्द कर दिया गया था। देखिए, 2014 में ईपीएस कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना में किए गए संशोधनों के तहत पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा को 15,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया था। पहले यह 6,500 रुपये प्रतिमाह थी। कर्मचारियों को उनकी पेंशन योग्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये से अधिक बढ़ाने की भी अनुमति दी गई थी। हालांकि जब यदि 15,000 से अधिक बढ़ाते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या थी? यह लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया था जिन्होंने 1 सितंबर 2014 तक इस विकल्प को चुनाव कर लिया था, साथ ही अपने वेतन का 1.16% का अतिरिक्त अंशदान दिया था। उन्हीं के लिए 15,000 रुपये से अधिक बढ़ाने की अनुमति थी। इस निर्णय के जो मुख्य निष्कर्ष उनकी बात करें तो न्यायालय ने वर्ष 2014 में किए गए संशोधनों में से कट ऑफ तिथि को रद्द कर दिया है कि जो 1 सितंबर 2014 वाला था। न्यायालय ने उन कर्मचारियों को 4 महीने का समय दिया है जिन्होंने अब तक पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का चुनाव नहीं किया था लेकिन इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं। न्यायालय ने उस शर्त को भी अमान्य घोषित किया जिसमें कर्मचारियों को 15,000 रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% के अतिरिक्त अंशदान का प्रावधान था, उसको निरस्त कर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले बिना पेंशन विकल्प के चुनाव के सेवानिवृत्त हुए हैं वह इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के बारे में। तो यह विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। यह एक सेवानिवृत्त निधि निकाय है। यह भारत के सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अनिवार्य आधार पर सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करता है। यह निम्नलिखित 3 योजनाओं का संचालन करता है: कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, पेंशन योजना 1995 जिसे ईपीएस कहते हैं, इसमें 2014 में संशोधन किया गया था, और बीमा योजना 1976। यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किस मंत्रालय के तहत आता है? तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। आगे बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज पर विनियमों का मसौदा जारी किया है। यूजीसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज संस्थान विनियमन 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संशोधित किया गया है। ये विनियम जो है वर्ष 2019 के दिशा निर्देशों की जगह लेंगे। इन विनियमों को अकादमिक उत्कृष्टता के संस्थानों को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज घोषित करने की प्रक्रिया को विनियमित करने और उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अधिसूचित किया गया है। विनियम के मसौदे में उस शर्त को हटाने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें किसी संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन करने हेतु कम से कम पिछले 20 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए। वर्तमान में देश में लगभग 170 डीम्ड संस्थान हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त संस्थान को एक विश्वविद्यालय के समान अकादमिक दर्जा और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान के रूप में घोषित किए जाने के लिए एक संस्थान हेतु पात्रता मानदंड क्या होना चाहिए? पहला, बहुविषयक संस्थान होना चाहिए जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध रिसर्च पाठ्यक्रम वाले न्यूनतम 5 विभाग होने चाहिए, या एक ही शहर या कस्बे में स्थित 5 शैक्षिक प्रोग्राम्स का संचालन करने वाले संस्थानों का समूह होना चाहिए। दूसरी बात, संस्थान को अपने 2/3 पात्र प्रोग्राम्स के लिए लगातार 3 वर्षों तक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से 3.1
CGPA की प्रत्यायन या एक्रीडेशन प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ CGPA का फुल फॉर्म क्या है? कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। वर्तमान में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रासंगिक सांविधिक संस्थानों से अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। ये इसके पात्रता मानदंड हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किसी संस्थान के डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने के पीछे के उद्देश्य क्या है? देखिए, डोमेन विशिष्ट या विशेषज्ञता के अलावा अंतर विषयक, बहुविषयक, ट्रांस विषयक शिक्षण और अनुसंधान में संलग्न होना, स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र आदि स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि में बहुविषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करना। साथ ही प्रत्येक छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी विशेष क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना है। यह लक्ष्य शिक्षकों एवं अभिभावकों को संवेदनशील बनाकर प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। अब बात करते हैं राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में। तो यह बात उठती क्यों है? क्योंकि देखिए, एक क्षेत्रीय दल के नेता ने समान विचारधारा वाले सांसदों से तमिलनाडु के राज्यपाल को तत्काल पद से हटाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन को पढ़ने और उस पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। वर्तमान में क्या हो रहा है, जो दक्षिण भारत के 3 स्टेट हैं, तेलंगाना, केरला और आपके तमिलनाडु, यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में जो है एक प्रकार से विवाद चल रहा है, लगातार मतभेद चल रहे हैं। तो इन्हीं संदर्भों में तमिलनाडु में ऐसा आग्रह किया गया है। राज्यपाल को नियुक्ति करने और हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम जान लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 55 में नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पद पर कब तक रहेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है 156 के तहत। यदि 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता है तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मतभेद होने पर राज्यपाल और राज्य सार्वजनिक रूप से किस तरीके से मतभेद दूर करें। राज्यपाल संबंधित अलग अलग सिफारिशें और जो निर्णय हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला आता है बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 का मामला। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि प्रसाद पर्यंत जो सिद्धांत है पर कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन पद से हटाने की शक्ति का प्रयोग मनमाने, विवेकहीन या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा है सरकारिया आयोग 1988 का मामला। देखिए, सरकारी आयोग क्या कहता है? राज्यपालों को दुर्लभ और अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर उनके 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने से पहले बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए और विधानसभा में ही राज्यपाल को हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसे कि केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया किस में होती है? संसद में होती है। तो इसी प्रकार से राज्य स्तर पर होना चाहिए कि राज्यपाल को हटाना है तो वो पूरी प्रक्रिया जो है राज्य विधानमंडल में पूरी होनी चाहिए। ऐसा सरकारिया आयोग का सुझाव था। वही फिर पुंछी आयोग आता 2010 में। तो पुंछी आयोग 2010 का इसमें कहा गया है कि वाक्यांश राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए और राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के एक संकल्प द्वारा ही हटाया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2022 लिवरेजिंग ऑटोमेशन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी किया गया। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो यह रिपोर्ट जो है, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जारी किया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का विश्लेषण करती है कि हमारी खाद्य प्रणालियों में स्वचालन ऑटोमेशन किस प्रकार सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान जो है दे सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कृषि प्रणालियों में स्वचालन या ऑटोमेशन होता क्या है? तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कृषि में स्वचालन कृषि कार्यों में क्या है? कृषि कार्यों में मशीनरी और उपकरणों का उपयोग ही कृषि में स्वचालन है या ऑटोमेशन है। जैसे कि खेतों से कटाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना, तो ये क्या है? कृषि का ऑटोमेशन है। इससे कृषि सुधार व निर्णय प्रक्रिया या प्रदर्शन में सुधार होता है। साथ ही कृषि कार्य में कठिन परिश्रम को कम करने और या समय प्रबंधन में सहायता भी मिलती है। स्वचालन से कृषि कार्य सटीक रूप से पूरे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, कृषि में स्वचालन ऑटोमेशन के लाभ क्या हैं? तो यह कृषि में श्रम उत्पादकता और लाभप्रदता में वृद्धि करता है। कृषि श्रमिकों के लिए कार्यदशा और आय में सुधार करता है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के नए अवसर पैदा करता है। और चौथा है, खाद्य के नुकसान को कम करता है तथा उत्पाद की गुणवत्ता और संरक्षण में सुधार करता है। चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों को देखते हैं। पहला, ऑटोमेशन या स्वचालन की अनुपलब्धता असमानता को बढ़ाती है। इससे छोटे स्तर के उत्पादक और हाशिए पर रहने वाले समूह जैसे कि युवा और महिलाएं वो प्रभावित होते हैं। दूसरा, बड़ी मोटर चालित मशीनरी जैसी प्रौद्योगिकियां मोनोकल्चर और मृदा अपरदन को बढ़ावा देती हैं। इससे नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा होता है। स्वचालन उन क्षेत्रों में बेरोजगारी को बढ़ावा दे सकता है जहां ग्रामीण श्रमिकों की संख्या अधिक है और मजदूरी कम है। इसके अतिरिक्त स्वचालन को अपनाने को लेकर के देशों के भीतर और देशों के मध्य व्यापक असमानताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश उप सहारा अफ्रीका में इसे सीमित रूप से अपनाया गया है। कुछ सुझाव इसके संबंध में क्या? पहला, श्रमिकों की अधिकता को देखते हुए नीति निर्माताओं को स्वचालन के लिए सब्सिडी देने से बचना चाहिए। इसकी बजाय इसे अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा, कम कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि नई प्रौद्योगिकी अपनाने के क्रम में इनकी रोजगार हानि का अधिक खतरा होता है। परिभाषाएं कुछ तो एक तो हमने देख लिया कि कृषि में स्वचालन क्या होता है या ऑटोमेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। अब बात करते हैं कृषि खाद्य प्रणाली या एग्री फूड प्रणाली क्या है। तो देखिए, कृषि खाद्य प्रणाली में उन अभिकर्ताओं की संपूर्ण श्रृंखला तथा परस्पर जुड़ी मूल्यवर्धक गतिविधियां शामिल होती हैं जो खाद्य और गैर खाद्य कृषि उत्पादों के प्राथमिक उत्पादन में संलग्न है। साथ ही सभी खाद्य उत्पादों, गैर कृषि कर्म से उत्पादित खाद्य पदार्थों सहित के भंडारण, एकत्रीकरण, हार्वेस्ट के बाद प्रबंधन, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण, विपणन, निपटान और उपभोग में भी शामिल है। अब जो शॉर्ट टाइप करंट अफेयर उनको देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हब योजना या SC/ST हब योजना। तो देखिए, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME मंत्री ने राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। बात करते हैं राष्ट्रीय SC/ST हब के बारे में। तो इसका उद्देश्य SC/ST उद्यमियों के लिए एक सहायक इकोसिस्टम विकसित करना है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा SC/ST उद्यमियों से अनिवार्य रूप से 4% खरीद को पूरा किया जाएगा। दूसरा, इस योजना को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम MSME मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके तहत अलग अलग घटकों या हस्तक्षेपों की शुरुआत की गई है। जो SC/ST हब योजना है, देखिए, पहला, प्रौद्योगिकी सक्षमता के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करना। दूसरा, SC/ST उद्यमियों की क्षमता का निर्माण करना। तीसरा, विशेष विपणन सहायता योजना SMAS इत्यादि। आगे बात करते हैं, भारतीय सेना ने 5 मेक 2 परियोजनाओं के लिए परियोजना स्वीकृति आदेशों PSO को मंजूरी दी है। यहां हम बात करेंगे पूंजी अधिग्रहण की मेक 2 परियोजना के बारे में। तो मेक 2 परियोजना अनिवार्य रूप से उद्योग द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। इनमें प्रोटोटाइप के विकास के लिए भारतीय विक्रेताओं द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए अभिनव समाधान शामिल हैं। मेक 1 परियोजनाओं में सरकारी वित्त पोषण शामिल है। रक्षा खरीद प्रक्रिया में पूंजी अधिग्रहण की मेक श्रेणी का प्रावधान केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के विजन को साकार करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। आगे बात करते हैं, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन SPMRM के बारे में। तो देखिए, मिजोरम के आइजोल जिले का एबॉक क्लस्टर जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो इसके तहत पहला क्लस्टर बना हो कौन सा है? मिजोरम के आइजोल जिले का एबॉक क्लस्टर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था। कब किया था? 2016 में। इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। एक रूर्बन क्लस्टर भौगोलिक दृष्टि से सटे गांवों का एक समूह होता है। इस समूह की आबादी मैदानी तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से लेकर के 50,000 होगी। मरुस्थल, पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में आबादी 5,000 से लेकर 15,000 तक होगी। इस मिशन का लक्ष्य 300 रूर्बन क्लस्टरों का विकास करना। तो यहाँ 3 फैक्ट आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है कि पहला, जो एबॉक क्लस्टर जो पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत, वो कहाँ पर है? मिजोरम के आइजोल जिले में। दूसरा,
इस परियोजना को, जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन है, ये कब लॉन्च किया गया? 2016 में किया गया। और कितने क्लस्टरों का विकास किया जाएगा? 300 क्लस्टरों का विकास किया जाएगा इसके तहत। आगे बढ़ते हैं। आगे है दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली। तो देखिए, जो दक्षिण एशिया सूखा निगरानी प्रणाली है, इसको अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य सूखा प्रबंधन के समक्ष मौजूद और संभावित चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही दक्षिण एशिया के देशों में अग्र सक्रिय सूखा शमन उपायों के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करना है। यह सूखे की स्थिति की निगरानी करता है। यह कृषि और जल संसाधन प्राधिकरणों को सूखे की भविष्यवाणी करने, निगरानी करने तथा प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी जानकारी साप्ताहिक आधार पर प्रदान करता है। अब तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान में इसका परीक्षण किया जा चुका है। आगे बात करते हैं वेइदो उपग्रह प्रणाली। ध्यान रखिएगा वेइदो के बारे में, ये किसका है? चाइना का है। तो वेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली BDS चीन की स्वदेशी प्रणाली है। हाल ही में चीन ने इसकी वैश्विक पहुंच का विस्तार करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। वेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली अधिकृत उपयोगकर्ताओं को क्षेत्रीय लघु संदेश संचार सेवा SMS प्रदान करने वाली प्रथम नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। BDS वेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, रूस के ग्लोनॉस और यूरोपीय संघ के गैलीलियो के समान एक वैश्विक नेविगेशन नेटवर्क है। वेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली स्मार्टफोन, वाहन टर्मिनल और पहनने योग्य उपकरणों जैसे एप्लीकेशंस के माध्यम से दैनिक जीवन में काम आता है। जो वेइदो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, ये भूतुल्यकालिक भूकक्षा, इंक्लाइंड भूतुल्यकालिक कक्षा और मध्यम भूकक्षा उपग्रहों सहित हाइब्रिड उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित करता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या मेडिसिन सन्स फ्रंटियर या MSF। तो देखिए, MSF मेडिसिन सन्स फ्रंटियर ने चेतावनी दी है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रारूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रस्ताव जेनरिक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जेनरिक दवा एक ऐसी दवा होती है जिसे पहले से ही मौजूद एक ब्रांड नेम वाली दवा के समान बनाया जाता है। हालांकि ब्रांड नेम वाली दवा की तुलना में इसका मूल्य कम होता है। MSF मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र चिकित्सा मानवीय संगठन है। यह संघर्ष, महामारी, आपदाओं या स्वास्थ्य सेवाओं के वंचन से प्रभावित लोगों की चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में 1971 में पेरिस में हुई थी। इसे अलग अलग महाद्वीपों पर मानवीय कार्य करने के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं नागालैंड का कोहिमा द्वितीय विश्व युद्ध कब्रिस्तान। तो भारत की राष्ट्रपति नागालैंड के कोहिमा द्वितीय विश्व युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। इन्होंने इस स्थल का रखरखाव कॉमनवेल्थ फॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC करता है। ये जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन CWGC है, यह 6 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। तो इसे सदस्य कौन है, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। UK यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है न्यूजीलैंड, बगल में है, ठीक है, फिर भारत है और दक्षिण अफ्रीका है। CWGC कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन यह सुनिश्चित करता है कि युद्ध में शहीद हुए पुरुषों और महिलाओं को कभी भी भुलाया नहीं जाएगा। यह गैरिसन हिल के युद्ध के मैदान पर स्थित है। इस कब्रिस्तान में लगभग 1420 कब्रें हैं। इनमें से अधिकतर कब्र उन राष्ट्रमंडल सैनिकों की है जिन्होंने द्वितीय विश्व के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब बात करते हैं लंबाड़ी नृत्य के बारे में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो है राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। यहाँ पर लोक कलाकारों ने लंबाड़ी नृत्य का मंचन किया है, प्रस्तुत किया इसको। तो लंबाड़ी जो है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक प्राचीन लोक नृत्य है। इस नृत्य को लंबाड़ी या बंजारा या शिंगाली कही जाने वाली अर्ध घुमंतु जनजाति करती है। इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। इसमें अच्छी फसल के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने हेतु नृत्य किया जाता है। नृत्य में कृषि संबंधी विषय शामिल होते हैं, जैसे कटाई, रोपाई और बुआई। आगे बात करते हैं बांग्ला नृत्य और उत्सव के बारे में। तो बांग्ला महोत्सव को 100 ढोलकों वाले उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा उत्सव? 100 ढोलकों वाले उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह मेघालय के गारो क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। कहाँ का? मेघालय के गारो क्षेत्र का। यह एक फसल उत्सव है। इसका आयोजन उर्वरता के प्रतीक सूर्य देवता शालजोंग के सम्मान में किया जाता है। यह उत्सव परिश्रम की अवधि के अंत का प्रतीक है, जो खेतों में उच्च उत्पादन को सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत बूडूशाला अर्थात रस्साकशी, रोंगडीडा, पत्थर उठाना आदि देशी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बांग्ला नृत्य में पुरुष हॉर्न और लोग ढोलक बजाते हैं। महिलाएं मिशी शॉलजोंग सूर्य देवता कहा जाता है के सम्मान में नोकमा के चारों ओर संरचनाएं बनाती हैं।
तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।